एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस के नए सिलेबस के टॉपिक जिसका नाम है हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के सिलेबस में और ये पिछली बार के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन हमारा कहता है या फिर आप कह सकते हैं टॉपिक हमारा कहता है हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए हर समाज में, चाहे समाज कहीं का भी हो, बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, लखनऊ का हो, कहीं का भी हो, उनके व्यक्तियों के बीच, क्योंकि समाज में क्या होता है कि लोग रहते हैं, व्यक्तियों से ही मिलकर समाज बनता है। तो जहां पे व्यक्ति रहते हैं या समूह रहते हैं उनके बीच व्यक्ति या समूह तथा सरकार के बीच विवाद होते रहते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाइयां झगड़े होते रहते हैं। आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज में भी आप देखते होंगे, कभी किसी से लड़ाई हो जाता है, कभी किसी से लड़ाई, कभी जमीन के लिए लड़ाई हो जाता है, कभी पेड़ पौधे के लिए, कभी मवेशियों के लिए भी लड़ाई हो जाता है, कभी पानी के लिए लड़ाई हो जाता है। तो इन सभी प्रकार के लड़ाइयों को हम विवाद के नाम से जानते हैं। तो इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाता है। मतलब समझ लीजिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, जो इन तरह के विवादों को समाधान करने के लिए एक संस्था का निर्माण करता है। तो अब उस संस्था के बारे में जानेंगे। कानून के शासन का भाव यह है कि कानून जो होता है, प्रशासन जो होता है, वो किस प्रकार से शासन करता है। उसका मानना क्या है कि धनी और गरीब, मतलब अमीर और गरीब लोग, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे अगला हो या पिछड़ा हो, सभी लोगों को एक समान कानून लागू होना चाहिए। ये नहीं कि समाज में कोई बहुत पैसा वाला आदमी है तो वो खून भी कर देगा तो चलेगा, वो किसी को उठा लेगा तो चलेगा, वो किसी को मार देगा तो चलेगा। नहीं, अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अगला पिछड़ा, नीचा ऊपर, कोई भी हो, सभी के लिए एक समान कानून ही लागू होगा। और न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि न्यायपालिका मतलब जो, जहां पे आप अपने फैसले को देखते हैं, जहां पे जज बैठता है, जहां पे वकील बैठते हैं, जहां पे दलीलें होती है, तो न्यायपालिका का प्रमुख भूमिका यही है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। मतलब जो संविधान ने कानून बनाया है, जो नीति बनाया है, उस शासन की रक्षा करे और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। मतलब कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। यह काम किसका है? न्यायपालिका का है। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की भी रक्षा करता है। न्यायपालिका आपके मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है, आपके हित में आपके अधिकारों की रक्षा करता है, विवादों को कानून के अनुसार हल करता है। ऐसा नहीं है कि उसे कोई तथ्य न प्राप्त हो तो आपको फांसी चढ़ा देगा, उसे कानून के हिसाब से, हमारे संविधान के नीति के हिसाब से ही वह हल करता है। और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न ले सके। देखिए न्यायपालिका का यह भी काम है, वो देखता रहता है कि कोई एक व्यक्ति ही तानाशाही तो नहीं कर रहा है, गुंडागर्दी तो नहीं कर रहा है, हीरो तो नहीं बन रहा है, तो वो इस बात को भी देखता है। इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। अब देखिए इस तरह के तानाशाही से, इस तरह के गुंडागर्दी से, इस तरह के जुल्म से समाज को मुक्त रखने के लिए न्यायपालिका में क्या चाहिए कि वो किसी भी राजनेता के अंदर दबाव में काम न करे। ये नहीं कि प्रधानमंत्री उठेंगे उसको डांट देंगे, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं है। उसे किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त रखना होगा, तभी न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से समाज के लिए फैसले ले पाएगा। इसके अलावा न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसका अर्थ भी समझना जरूरी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार के जो अन्य दो अंग हैं, देखिए सरकार के कौन कौन से तीन अंग होते हैं, एक होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका की तो हम बात ही कर रहे हैं, तो इसके अलावा कौन सा बच गया? विधायिका और कार्यपालिका। तो इनका काम है कि न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचाए। मतलब कि जो विधायिका है और कार्यपालिका है वो न्यायपालिका के फैसले के विरुद्ध न जाए, ताकि वो ठीक ढंग से न्याय कर सके। सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करे। जो न्यायपालिका ने फैसला लिया है उसकी काट कटौती न किया जाए, किसके द्वारा? कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा। न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सके। जो जज होते हैं वो किसी भी भेदभाव से अलग, बिना भय से, बिना डर से अपना फैसला सुना सके। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है। मतलब कि
जो हमारे यहाँ का न्यायपालिका है वो राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है। इससे हमारे समाज में शांति व्यवस्था बनी रहती है। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह होता है। देखिए न्यायपालिका का काम क्या है, तो हमारे संविधान को देखते हुए काम करेगा। इसके अलावा हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिकल है और जनता के प्रति उसका जवाबदेह होना बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान ने अनेक उपायों के द्वारा, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे ऐसे काम है जिसके द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। पहले ही हमारे संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में, जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, उनके नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया जाता है, मतलब बड़े बड़े नेताजी को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि इन नियुक्तियों में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं है। अब देखिए, अगर इसमें विधायिका या सांसद को सम्मिलित किया जाता तो ये सब अपना क्या करते, अपना वर्चस्व दिखाते कि भाई हमारे हिसाब से तुमको चलना होगा, हम जो फैसला बोलेंगे वो लेना पड़ेगा। लेकिन न्यायपालिका अगर किसी के दबाव में फैसला लेना शुरू कर दे तो वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, हमारे समाज के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समय हो जाएगा। इसीलिए जो न्यायपालिका के जज होते हैं, जो उनका नियुक्ति होता है, उसमें किसी भी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होते हैं। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले किसी भी व्यक्ति को केवल वकालत का अनुभव होना चाहिए। देखिए, अगर न्यायाधीश बनना है, जज बनना है, तो उस व्यक्ति को वकालत का अनुभव होना चाहिए या फिर कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए, कानून का ज्ञान होना चाहिए, तो उस व्यक्ति को वहां पे न्यायाधीश बनाया जा सकता है। उस व्यक्ति के राजनीतिक विचार या निष्ठाएं उसकी नियुक्ति के आधार पर नहीं बनना चाहिए। देखिए, अब जिस व्यक्ति को जज बनाया जा रहा है, न्यायाधीश बनाया जा रहा है, उसका जो फैसला होगा वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के देखते हुए नहीं होगा, वो बिल्कुल निश्चल होगा, उसमें किसी प्रकार का उसको दबाव नहीं बनाया जाएगा। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है, न्यायाधीश की जो नौकरी होती है, उनकी समय सीमा होती है, वो निश्चित होती है। वो सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते, जब तक वो मतलब अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर लेते, तब तक वो पद पर बने रहते हैं। केवल क्या होता है, अगर अब न्यायाधीश को उनके पद से हटाना है तो ये बहुत कम ही आज तक देखा गया है कि बहुत ही कहते हैं ना बिरले, बहुत ही रेयर केस में ऐसी विशेष स्थिति उत्पन्न होती है जब न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि अगर 50 साल का उनका काम दिया तो कोई नेताजी है कहने भाई 20 साल हो गया तो अब निकल, ऐसा नहीं हो सकता। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय, बिना भेदभाव के अपना काम कर पाते हैं। उनको किसी का डर नहीं है, किसी भी नेता का डर नहीं है, किसी भी कलेक्टर, एसपी, डीएसपी का डर नहीं है, वो निष्पक्ष अपना फैसला सुनाते हैं। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई। बहुत ही आसानी से आप न्यायाधीश को उनके पद से नहीं हटा सकते, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें बहुत लंबी और कठिन प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है किसी भी न्यायाधीश को उनके पद से हटाने के लिए। संविधान निर्माताओं का मानना था कि हटाने की प्रक्रिया कठिन होनी चाहिए, तो न्यायपालिका के सदस्यों की पद सुरक्षित रहेगा। यदि उनके हटाने की प्रक्रिया जो है, उनके सीट से हटाने की प्रक्रिया अगर कठिन रहेगी, तभी उनका सीट बचत रहेगा, बचा हुआ रहेगा, नहीं तो उन्हें कोई भी आकर उनके पद से हटा सकता है। न्यायपालिका जो है वो विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं रहती है। देखिए, बहुत ही अच्छी बात है, जो न्यायपालिका है उसे पैसे के लिए कार्यपालिका पर सैलरी वैलरी के लिए उनको इस पे निर्भर नहीं रहना पड़ता है, इनसे इनको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि संविधान के अनुसार जो न्यायाधीश का वेतन होता है, जो सैलरी होता है और भत्ते होते हैं, उनके लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाती। ऐसा नहीं है कि विधायिका जो है अपना वर्चस्व जमाएगा कि हम न्यायाधीश को सैलरी देते हैं तो न्यायाधीश को ऐसे चलना होगा, या फिर सैलरी रोक दे या उनको भत्ता न दे, उनको मतलब कि जबरदस्ती फैसला लेने, गलत फैसला लेने के लिए बाध्य किया जाए, ऐसा नहीं है। इनका जो सैलरी वगैरह है वो इसके अंदर नहीं आता। न्यायाधीशों के कार्य और निर्णय की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। अगर न्यायाधीश किसी चीज के ऊपर फैसला दे दिया तो अब कोई व्यक्ति उसके ऊपर उसको गाली गलौज नहीं कर सकता, या फिर ये नहीं बता सकता कि ये गलत फैसला है, ये नहीं कर सकते। अगर कोई न्यायालय की अवमानना या को दोषी पाया जाता है, मतलब न्यायालय का बेइज्जती करता है, तो न्यायपालिका उसे दंडित करने का अधिकार रखता है। अगर आप न्यायाधीश को गाली दे दिए, अदालत को गाली दे दिए, तो आपको दंड हो जाएगा, जेल हो जाएगा। माना जाता है कि इस अधिकार से न्यायाधीशों को सुरक्षा मिलती है, इसी अधिकार से न्यायाधीश को
सुरक्षा मिलती है और उनकी कोई नाजायज आलोचना नहीं करता। ये नहीं कि जो उठे उसको गाली देना शुरू कर दे, जो उठे पकड़ ले, रास्ते में पीट दे, मार बैठे, ऐसा नहीं हो सकता है। संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है जब उनको हटाने का प्रस्ताव पर विचार कर रही हो। इसके अलावा जो विधायिका है या फिर सांसद है वो न्यायाधीशों के आचरण पर, उनके कार्य पर तभी बात कर सकता है जब उसको हटाने का प्रस्ताव जारी हो। और इसके अलावा न्यायपालिका आलोचना के भय से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है। न्यायपालिका को किसी का डर नहीं है, न कार्यपालिका का डर है, न विधायिका का डर है, न प्रधानमंत्री का डर है, किसी का डर नहीं है। जो निष्पक्ष चीजें सामने आती है न्यायपालिका उसी के ऊपर अपना कार्य करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों होती है, इसके पूरे डिटेल्स को आपको यहाँ पे बताया गया है। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे।